सबों को जोहर साथियों। आज मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भारत का जो पॉलिसी मेकिंग में आदिवासियों की भूमिका वो अपने लिए तो नहीं लेकिन देश के लिए किस तरह से हम लोग मोहरा बन रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हालिया दिनों में हमने देखा कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा सीएए वाला मामला, ये दोनों आदिवासियों के इशू से ही पैदा हुए और आज राजनीतिक ध्रुवीकरण के माध्यम बने हुए हैं। याद हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला मीणा आदिवासियों के तलाक वाले मामले से उत्पन्न होकर यूसीसी तक आया था। उसी तरह बांग्लादेश के अतिक्रमणकारियों के भारत की खुली सीमा को पार करके पूर्वोत्तर राज्यों में आने और वहां बसने को वहां के आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और ज़मीन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी पहचान के लिए खतरा उन्हें लगा तो उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी आदि बने। लेकिन आज उसी सीएए और एनआरसी का पूर्वोत्तर राज्यों में वहाँ के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा की केंद्र सरकार उसे लागू करने के फ़ायदे गिना रही है। डिटेल वीडियो सीएए पर मैंने पहले ही बनाया, जिसे मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप विस्तार से समझ सकते हैं। सीएए के तहत भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है। यह एक्ट कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से पीड़ित हैं और जो गैर मुसलमान हैं, उनको भारत सरकार इस एक्ट के तहत भारत में बसाएगी। पहले नागरिकता देगी, फिर घर द्वार, नौकरी, रोज़गार आदि। क्या आपको लगता है कि जो सरकार अपने लोगों को ना रोज़गार दे सका, ना महंगाई रोक सकी और ना नौकरी दे सका, वह पाकिस्तानियों को नौकरी देगी? आपके इलाकों में उनको बसाएगी तो क्या आप देखते रहेंगे? चलिए, ये तो सवाल रहेगा। अभी हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिन राज्यों के कारण सीएए, एनआरसी जैसे कानून बनाने पड़े, वही आज समझ गए कि इससे तो हमारी दुर्गति होगी, इसीलिए कई कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। ज्ञात हो, कुछ दिनों पहले एनआरसी की प्रक्रिया पूर्वोत्तर राज्यों में संपन्न हुई। 19 लाख लोगों के दस्तावेज नहीं मिले, जिसमें से 15 लाख के आसपास तो गैर मुसलमान ही थे, यानी हिंदू। यानी दांव उल्टा पड़ गया। जैसे ही हिंदुओं के इससे प्रताड़ित होने की सूचना बाहर आई, सरकार ने एनआरसी का काम रोक दिया। आज जब सीएए राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया तो इसका विरोध असम और त्रिपुरा में तो हो रहा है, लेकिन अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर में इसका विरोध नहीं हो रहा है, या यूँ कहें कि ये राज्य इस विरोध में शामिल नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है भारत के संविधान का 5वीं और 6वीं अनुसूची और इन राज्यों के पास इनर लाइन परमिट का होना। असम और त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा है, वहीं बांग्लादेश से शरणार्थी घुसते हैं और मौका मिलते ही बस जाते हैं। चूँकि 6वीं अनुसूची और इनर लाइन परमिट का सुरक्षा कवच असम एवं त्रिपुरा के इन हिस्सों को कवर नहीं करता, सो मौजूदा सीएए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के आदिवासियों को लागू नहीं होने की बात कहती है, लेकिन असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाके इस सुरक्षा कवच से वंचित होने के कारण इन इलाकों में सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को बसाने का डर वहाँ के आदिवासियों को हो रहा है। इसीलिए वे वहाँ विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो इलाके 6वीं अनुसूची या इनर लाइन परमिट के दायरे में हैं, वे आराम से हैं, क्योंकि वहाँ सीएए लागू नहीं होगा। सीएए अधिनियम में पूर्वोत्तर के लगभग सभी क्षेत्रों को सीएए के प्रावधानों से प्रभावी रूप से छूट दे दी गई है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देना आसान बनाता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। अधिनियम में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जैसा कि संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है, और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित द इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। 4 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में
इनर लाइन परमिट यानी कि ILP व्यवस्था चालू है। इनर लाइन परमिट एक विशेष परमिट है जिसके लिए भारत के अन्य हिस्सों के निवासियों को इन राज्यों में प्रवेश करने और किसी भी अवधि के लिए समय बिताने के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह व्यवस्था क्षेत्र के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई। यह प्रणाली स्वतंत्रता के बाद भी इस उद्देश्य के साथ जारी रहा कि वहाँ के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अन्य भारतीय नागरिकों को बसने से रोकना है। गौरतलब है कि यह प्रणाली केवल 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू थी। CAA लागू होने के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन के बाद जनवरी 2020 में मणिपुर भी इस दायरे में लाया गया। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि ADC को विशेष शक्तियां प्रदान करती है, जिनका उन इलाकों में जनजातीय समुदायों द्वारा शासन और विकास सुनिश्चित करने और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ये अधिकार दिया हुआ है। पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से मिजोरम पहले से ही CAA के दायरे से बाहर है क्योंकि वहाँ ILP यानी कि इनर लाइन परमिट चालू है। शिलोंग के आसपास के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर पूरा मेघालय 3 अलग अलग ADC के अंतर्गत आता है, खासी, गारो और जयंतिया। छठी अनुसूची के तहत असम में 3 ADC हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद जो 5 जिलों को कवर करती है, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद जो 1 जिला को कवर करती है और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद जो 2 जिलों को कवर करती है। इसी तरह त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है। मेघालय का अधिकांश हिस्सा छठी अनुसूची के अंतर्गत आने के बावजूद विपक्षी वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी जैसे समूहों के बीच अभी भी कुछ असंतोष है जो छठी अनुसूची के तहत नहीं आने वाले क्षेत्रों में CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ हैं। मेघालय सरकार पहले से ही राज्य भर में ILP व्यवस्था लागू करने पर जोर दे रही है जो CAA को निरर्थक बना देगा। असम जो बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और त्रिपुरा जिसकी बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा है का अधिकांश भाग छठी अनुसूची या इनर लाइन परमिट शासन के अंतर्गत नहीं आता है और इसीलिए इन इलाकों में CAA के खिलाफ अशांति है। दोनों राज्यों में अप्रवासी विरोधी भावना प्रबल है जो बांग्लादेश के साथ लंबी छिद्रपूर्ण सीमा साझा करते हैं और यहाँ पहले से ही पड़ोसी देश से शरणार्थियों का आना जारी है। जब इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था उस समय भी इन प्रवासों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो एक समस्या है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, इन घटनाओं के मध्य लोग आते ही रहे। हालांकि इनमें से कुछ शरणार्थी या प्रवासी मुस्लिम हैं, लेकिन माना जाता है कि अधिकांश बंगाली भाषी हिंदू हैं जो NRC आंकड़े में वैसा ही आया भी। 19 लाख में से 15 लाख हिंदू ही थे। CAA न केवल स्पष्ट रूप से मुस्लिम शरणार्थियों या प्रवासियों को अपने दायरे से बाहर करता है, बल्कि यह हिंदू शरणार्थियों या प्रवासियों को वैध बनाने का भी वादा करता है। इस प्रकार यह असमिया जातीय राष्ट्रवादियों और तेज़ी से त्रिपुरी आदिवासियों के लिए अपमानजनक है जो बंगाली बोलने वालों की बढ़ती जनसंख्या से खतरा महसूस करते हैं। केंद्र अब CAA को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC से अलग करने का दावा कर रहा है। अवैध अप्रवासियों को बाहर करने के लिए जिसकी कल्पना मूल रूप से की गई थी और केवल असम में लागू किया गया था, लेकिन रुका हुआ है। असम में कई लोगों को लगता है कि CAA उनके मुख्य वैचारिक और चुनावी मुद्दा को कमज़ोर करता है। त्रिपुरा में भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए दोनों राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के बाकी राज्यों के आदिवासियों को इस मामले की तनिक भी जानकारी नहीं है। यह तो हालात है आदिवासी जनसंख्या का। लगता नहीं है कि देश के आदिवासी कहीं से भी एकजुट हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसे हमें एकजुट होने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग जब तक चीज़ों को समझते हैं तब तक सरकारें बदल जाती है, यानी कि वो लोग अपना फ़ायदा उठाकर नया सरकार बना लेते हैं।
जब सरकार बना लेते हैं तो बोलते हैं कि हम बहुमत में हैं, मेजॉरिटी सरकार है। हमारा जो असली मुद्दा है वो गौण हो गया है। हमारा 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पेशा का जो कानून है, FRA का जो, ये हमको उससे संबंधित चीज़ों पर बात नहीं होती है, लेकिन ऐसे उलझा दिया जाता है। हम लोग नारा अच्छा देते हैं, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक दूसरे की समस्याओं को हम अपना समझ पा रहे हैं? हम भी उनके चालों से हिंदू, मुसलमान, ईसाई होते चले जा रहे हैं। खैर, अभी तक की स्थिति पर आप भी अपने विचार हमारे कमेंट में रख सकते हैं, बिल्कुल रखें, और अपना भी ख्याल रखें। सबों को धन्यवाद। जोहार।